हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंकेज के ऊपर है, सहलगनता के ऊपर है। इससे प्रीवियस क्लास में लिंकेज टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसकी डेफिनेशन के बारे में और इसकी डिस्कवरी के बारे में अपने चर्चा की थी। जैसे लिंकेज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिंकेज की जो थ्योरी है, परिकल्पना है, यह सबसे पहले किसने दी? बैटसन एंड पुनेट। बैटसन एंड पुनेट ने सबसे पहले जो लिंकेज है उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नाम नहीं दिया, लिंकेज नाम नहीं दिया, सहलगनता नाम नहीं दिया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि सहलगनता या लिंकेज जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? तो इट इज नेम गिवन बाय T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर अनेक एक्सपेरिमेंट किए और सहलगनता को अच्छे ढंग से समझाया। तो T.H. मॉर्गन ने लिंकेज या सहलगनता का जो नाम है उसको प्रपोज किया, लेकिन बैटसन एंड पुनेट ने लेथाइरेटस ओडोरेटस ये मीठी मटर है, स्वीट पी है। बैटसन एंड पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस जो कि स्वीट पी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी जो युग्मन व प्रतिकर्षण के नाम से भी जानी जाती है, इसको प्रपोज किया। या कुल मिला के ये कहें कि बैटसन व पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस पर एक्सपेरिमेंट करके सहलगनता को समझाने की कोशिश की, लेकिन सहलगनता लिंकेज जो नाम है वो T.H. मॉर्गन ने दिया। और किस प्रकार दिया? ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। तो अपने आज यहाँ पर बात करेंगे बैटसन व पुनेट द्वारा जो थ्योरी दी गई, जो कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी के नाम से जानी जाती है, युग्मन व प्रतिकर्षण के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। बच्चों, युग्मन का मतलब, कपलिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ा, कपल। और प्रतिकर्षण या रिपल्सन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे से अलग अलग रहना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि बैटसन व पुनेट ने क्या बताया कि जो जीन्स जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं वे दो अलग अलग क्रम में विन्यासित रहते हैं, अलग अलग उनका अरेंजमेंट होता है, जो किस नाम से जाना जाता है? सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस। अब सिस व ट्रांस का मतलब क्या है? यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बैटसन व पुनेट ने क्या बताया कि लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं, वे जीन्स किनके ऊपर मिलते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है, विन्यास है, वो दो अलग अलग तरीकों से मिलता है। उसकी दो अलग अलग टाइप है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज, फर्स्ट इज सिस अरेंजमेंट, सेकंड इज ट्रांस अरेंजमेंट। सिस का मतलब यहाँ पर क्या है? सिस को कपलिंग मान सकते हैं और ट्रांस को रिपल्सन मान सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बैटसन एंड पुनेट के अकॉर्डिंग। तो बैटसन व पुनेट ने क्या बताया कि सिस अरेंजमेंट में जो लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं, लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो प्रभावी जीन्स हैं, वे एक ही क्रोमोसोम पर मिलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से समझा रखा है कि जब लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो प्रभावी जीन होते हैं, डोमिनेंट जो जीन हैं, वो एक ही क्रोमोसोम पर मिलते हैं। और ट्रांस में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी, इसी प्रकार दूसरे क्रोमोसोम पर एक प्रभावी व एक अप्रभावी, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक ही क्रोमोसोम पे मिलेंगे, इसी प्रकार दूसरे पर भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्रोमोसोम मिलेंगे। लेकिन सिस में क्या होगा? एक क्रोमोसोम पर केवल प्रभावी और दूसरे क्रोमोसोम पर अप्रभावी। यह व्यवस्था कहलाती है सिस अरेंजमेंट। तो सिस और ट्रांस दोनों को अलग अलग आज अपने स्टडी करेंगे, जैसा कि बैटसन व पुनेट ने मटर के ऊपर प्रयोग किया। बैटसन व पुनेट ने क्या किया बच्चों? इसने लेथाइरस ओडोरेटस जो मीठी मटर है, इसके ऊपर इसने क्या किया? इसकी ब्लू फ्लावर
एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। बच्चों जो फ्लावर थे वो तो नीले रंग के थे, ब्लू कलर के थे, और जो पोलन ग्रेन है वो कैसे थे, लंबे थे। यहाँ आप याद रखना कि जो फ्लावर का जो नीला रंग है, ब्लू कलर है, वो किसके ऊपर डोमिनेंट है, रेड कलर के ऊपर डोमिनेंट है। या यूं कहें कि फ्लावर का जो ब्लू कलर है वो डोमिनेंट है और जो रेड कलर है वो रिसेसिव है। रिसेसिव को क्या बोलते हैं, अप्रभावी। डोमिनेंट को क्या बोलते हैं, प्रभावी। ठीक है, इसी प्रकार जो पोलन ग्रेन जो लॉन्ग थी, जो लंबी जो पोलन ग्रेन थी वो डोमिनेंट है। इसी प्रकार जो राउंड यानी गोल आकार की जो पोलन ग्रेन्स थे, परागकण जिनको बोलते हैं पोलन ग्रेन है, वो कैसी हैं, रिसेसिव। तो यहां डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में उसने क्रॉस करवाया। और यहां पर आप देखो, क्योंकि ये सिस अरेंजमेंट है, सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जो प्रभावी जीन है वे एक गुणसूत्र पर स्थित हैं और जो अप्रभावी जीन है वे दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में उसने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। तो उससे पहले क्या हुआ कि ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन के उसने गैमीट्स प्राप्त किए। जैसा कि अपने गैमीट्स प्राप्त करते हैं, तो उसने गैमीट्स प्राप्त किए बच्चों। इसी प्रकार रेड एंड राउंड के भी उसने गैमीट्स प्राप्त किए। अब इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त की, यानी गैमीट्स के बीच में क्या हुआ, संकरण कराया और हमें रिजल्ट में क्या मिला, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी में जो प्रोजेनी थी, जो संतति थी, वो कैसी थी, ब्लू फ्लावर वाली और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लावर कैसे थे, सभी फ्लावर कैसे थे, ब्लू कलर के और कैसे थे, लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो यहां पर प्रभाविता का नियम सिद्ध होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का जो फर्स्ट नियम था वो यहां पर सिद्ध होता है कि जो प्रभावी जो करैक्टर है वो अप्रभावी करैक्टर को छिपा देता है। तो यहां पर सिद्ध होता है। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखना, जो लिंकीज है, लिंकीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेंडल का जो थर्ड नियम है, जिसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा ये अपवाद है, क्या, लिंकेज या सहलग्नता। ये बात आप नोट कर लेना। अब बच्चों यहां पर आप देखो, जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें सभी फ्लावर कैसे हैं, ब्लू कलर के, और पोलन ग्रेन कैसे हैं, लॉन्ग। तो ये F1 पीढ़ी है, यानी यहाँ पर जो प्रभाविता का जो नियम है, डोमिनेंस का जो रूल है, वो कंप्लीटली यहाँ पर लागू होता है। अब बच्चों F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त कैसे होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त कैसे होगी। F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जो F1 पीढ़ी है उसका अपने क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ, यानी रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यहां पर आप नोट कर लेना कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये F1 पीढ़ी है और ये जो पेरेंट है ये कहां से लिया है, ये वाला, और ये क्या है, अप्रभावी, यानी कैसा है, रिसेसिव। ये कैसा है, रिसेसिव पेरेंट, और ये कैसा है, डोमिनेंट पेरेंट। तो जब F1 पीढ़ी का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके आप गैमीट बनाओ, तो इसमें क्या है, दो प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, और इसके गैमीट्स बनाओ आप, इसके जब F1 पीढ़ी के जब गैमीट्स बनाएंगे तो हमें गैमीट्स क्या प्राप्त होंगे, इस बी का इस बी के साथ, फिर इस बी का इस बी के साथ, फिर इस बी का इस बी का इस बी के साथ, फिर इस बी का इसके साथ। तो अपने को जो गैमीट हैं वो 1 2 3 4 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होंगे, और यहाँ पर जो अप्रभावी जो जनक है उससे 2 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होंगे। अब बच्चों इनके बीच, इन चारों गैमीट के और इसके साथ जब क्रॉस होगा तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आप तरीका देखिए, इस Bl का इस Bl के साथ क्रॉस होगा, सबसे पहले इस Bl का इस Bl का इस Bl के साथ क्रॉस होगा, तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन प्राप्त होगी,
ठीक है। अब इसी प्रकार इस Bl के साथ क्रॉस कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। इसी प्रकार इसका क्रॉस इसके साथ कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब बच्चों इसका जो क्रॉस है वो इसके साथ कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इसका क्रॉस किसके साथ कराओ, इसके साथ कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराओ तो ये कंडीशन प्राप्त होगी, ठीक है। और ये जो क्रॉसिंग कराने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। अब बच्चों हमें जो रेशो प्राप्त होगा F2PD में वो 7:1:1:7 में प्राप्त होगा। यहां पर आप देखिए जो ये वाला जो है, ये वाला जो फिनोटाइप है, ये वाला जो फिनोटाइप है इसमें क्या है, ब्लू एंड लॉन्ग प्राप्त होता है। और ये वाला जो फिनोटाइप है ब्लू एंड राउंड प्राप्त होता है। ये वाला फिनोटाइप है ये रेड एंड लॉन्ग प्राप्त होता है। और ये वाला जो फिनोटाइप है ये रेड एंड राउंड प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखो ब्लू एंड लॉन्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ब्लू एंड लॉन्ग। और ये ब्लू एंड राउंड, कैपिटल L स्मॉल l किसको शो कर रहा है, राउंड को। स्मॉल b किसको शो कर रहा है, रेड को। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां पर स्मॉल l राउंड को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर स्मॉल b यहां पर देखो स्मॉल b क्या है, रेड, तो स्मॉल b रेड। और यहां पर देखो दो अलग अलग प्रकार के जीन हैं, या यूं कहें दो अलग अलग प्रकार के एलील हैं। तो ये किसको शो करेंगे, लॉन्ग को। ये देखो लॉन्ग को, ठीक है। अब यहां पर आप देखो स्मॉल b रेड, स्मॉल l किसको शो करता है, राउंड को, ठीक है। तो ये जो प्रोजेनी है F2 जो PD है उसमें जो प्रोजेनी का जो अनुपात है, संततियों का जो अनुपात है वो 7:1:1:7 में प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि ये वाला रेशो देखो, ये वाला और ये वाला रेशो, ठीक है। ये जो लक्षण है कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने पेरेंट से प्राप्त होते हैं। ये वाला लक्षण कहाँ से आया, इस पेरेंट से। और ये वाला जो लक्षण है ये कहाँ से आया, इस पेरेंट से, ठीक है। तो सहलगनता या लिंकेज, क्या इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं वे कैसे होते हैं, एक साथ रहते हैं, दोनों लक्षण एक साथ रहते हैं और एक ही साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाले जो लक्षण हैं पैतृक संयोजन इनको बोलते हैं। पैतृक संयोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लक्षण हैं अपने पैतृकों जैसे हैं, या यूं कहें कि पैतृकों से प्राप्त करने वाले लक्षणों की संख्या यहाँ पर अधिकतम है। यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। और ये जो लक्षण है इस संतति ने अपने पैतृकों से प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो अपने पैतृकों से जो लक्षण प्राप्त किए हैं उनकी संख्या अधिक प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सहलगनता हो रही है, यहाँ पर जो लिंकेज है वो हो रही है। अब इसकी तुलना की जाए जो बीच में जो दो लक्षण हैं जिनकी संख्या भी कम है, जो कि 1:1 में है, इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इनको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग पेरेंट के जो जीन हैं उनमें मैनिपुलेशन होती है। तो रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन का कारण क्या है, पैतृक लक्षणों का कारण क्या है, लिंकेज। ये बात आप याद रखना कि रिकॉम्बिनेशन लक्षण प्राप्त होते हैं, इसका कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर। और पेरेंटल जो लक्षण प्राप्त होते हैं उसका कारण क्या है, लिंकेज। तो बच्चों यहां पर आप देखो
जो पैतृक लक्षण जिनमें है उनकी संख्या भी अधिक है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण ये डायरेक्ट कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? अपने पैतृकों से प्राप्त कर रहे हैं। और यही लिंकेज की सहलगनता की डेफिनेशन है कि पैतृकों से प्रोजेनी के अंदर जो लक्षण है वे एक साथ ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो कि जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं, ये देखो दोनों ही प्रभावी जीन हैं, ये वाला प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी जीन है। जब दो, क्योंकि यहाँ पर दो जोड़ी जीन है, तो जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से एंट्री करते हैं, एक ही पैतृक से एंट्री करते हैं, तो वे साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो वे साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों प्रभावी जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं। जब ये पैतृक से प्रोजेनी के अंदर जाएंगे तो भी वे एक साथ रहने की कोशिश करेंगे और इसको अपने क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग या युग्मन बोलते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर देखो, दूसरी तरफ देखो ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो देखो, ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पर प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में या दोनों जीन साथ में पाए जाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पर भी देखो अप्रभावी और प्रभावी दोनों एक साथ पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर प्रभावी और अप्रभावी, इसी प्रकार दूसरे क्रोमोसोम पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन पाए जाते हैं। अब बच्चों इनके गैमीट्स बनाओ, गैमीट्स बना लिए। अब गैमीट्स के बीच में F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी, गैमीट के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी में क्या रिजल्ट आएगा? ब्लू एंड लॉन्ग, वही प्रभाविता का नियम, ब्लू एंड लॉन्ग, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ लागू होगा, यानी प्रभाविता का नियम यहाँ पर लागू होगा। तो ब्लू एंड लॉन्ग जो अपने को फ्लावर हैं वे प्राप्त होंगे। अब बच्चों इसका आप क्या कराओ? टेस्ट क्रॉस कराओ। टेस्ट क्रॉस कैसे कैसे, वही मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब F1 पीढ़ी का अप्रभावी, ये क्या है? अप्रभावी जनकों के साथ क्रॉस करवाया जाता है जब F1 पीढ़ी का, तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब टेस्ट क्रॉस में गैमीट्स बनाओ, इसी प्रकार इसके भी गैमीट्स बनाओ, तो 4 प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। जब इसका टेस्ट क्रॉस होगा, जब इनका टेस्ट क्रॉस होगा तो अपने को जो प्रोजेनी प्राप्त होगी वो 1:7:7:1 में प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देखो सबसे अधिक जो संतति प्राप्त होगी 7:7, यानी सबसे अधिक जो लक्षण है अपने को ये वाले प्राप्त होते हैं और इसको बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यानी जो 7:7 में जो प्रोजेनी जो संतति प्राप्त होती है, इनके अंदर जो लक्षण हैं वे लक्षण कहाँ से आए? अपने जनकों से लक्षण आए। कहाँ से आए? पेरेंट्स से या जनकों से लक्षण आए। ठीक है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज़्यादा है, पैतृक संयोजन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज हो रही है, सहलगनता हो रही है। और इसी प्रकार रिकॉम्बिनेशन की संख्या यहाँ पर धीरे धीरे घटती जा रही है। रिकॉम्बिनेशन की संख्या जो तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त हुई है। अब जब रिकॉम्बिनेशन लक्षण जो मिलेंगे इसका कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, इसका कारण क्या है? लिंकेज या सहलगनता। अब इसमें देखो कि जब प्रभावी जीन अलग अलग पैतृकों से आए, जब प्रभावी जीन अलग अलग पैतृकों से आए तो संतति के अंदर भी वे अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यही क्या है? लिंकेज की परिभाषा है, यानी सहलगनता की डेफिनेशन है। तो बच्चों इस प्रकार बैटसन व पुनेट ने रिपल्सन एंड कपलिंग जो थ्योरी दी थी, ये क्या है? कपलिंग युग्मन बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। तो इसमें क्या है कि जो प्रभावी और अप्रभावी दोनों जो जीन हैं वे एक ही क्रोमोसोम पर है और यहाँ पर प्रभावी एक क्रोमोसोम पर, अप्रभावी दूसरे क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो इस प्रकार बैटसन व पुनेट ने कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी की व्याख्या की और एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।